हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोजन बंध, है ना। हाइड्रोजन बंध क्या होता है समझाइए, और इसको प्रकार सहित हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। देखो, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन बंध जो होता है ना, वो दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में बनता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में तो सहसंयोजक बंध होता है। समझते हैं अपन इस बात को। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉनों की इसी साझेदारी करते हैं, तो साझेदारी करने पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है वो इन दोनों के बीच में सिमिलर होता है, दोनों का इस पर पूरा पूरा अधिकार होता है। ये तो एकल बंध की बात हो गई, है ना। हाइड्रोजन बंध कभी भी दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में नहीं बनते हैं। तो फिर कैसे बनते हैं? तो हाइड्रोजन बंध जो होते हैं हमारे, ये एक हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, है ना। विद्युत ऋणात्मक मतलब कि जो इसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा सभी के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, विद्युत ऋणात्मक परमाणु। जैसे कौन कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। मतलब जब इनके साथ में हाइड्रोजन परमाणु एक अतिरिक्त बंध बनाता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, मतलब कैसे बनाता है? देखो क्या होता है, मान लीजिए अपन एक उदाहरण समझे, HF का अणु कैसे बनता है ना। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 7। तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन चाहता है कि भैया मेरे बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये H और F मिलकर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। और साझे से बना ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये कहाँ होना चाहिए? ये H और F के बिल्कुल पास में होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या करता है? विद्युत ऋणात्मकता तो हमने पढ़ा है ना पार्ट 3 में, अभी तो हम पार्ट 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्ट 3 की जो विद्युत ऋणात्मकता है उसमें हमको ये बताया गया था कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है ना। ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस कंडीशन में बेचारे हाइड्रोजन परमाणु के पास कोई बंध नहीं रहता है, इसलिए यह हाइड्रोजन परमाणु इस फ्लोरीन को छोड़ के अन्य किसी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर जैसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के साथ में एक अतिरिक्त बंध बनाता है। उस अतिरिक्त बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध को हमेशा ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अभी जो हमारा हाइड्रोजन बंध होता है ये कितने प्रकार का है ना। अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर के साथ जब एक अतिरिक्त बंध बनाया जाता है जिसे डॉटेड लाइन द्वारा शो किया जाता है उसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक और अंतः अणुक। अंतराणुक का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, उल्टा बोल दिया मैंने, इंट्रा नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर, है ना। और अंतः अणुक का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? देखिए, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग और इंट्रा का मतलब होता है एक ही। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में डिफरेंस समझना हो ना, तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना। जैसे मान लीजिए शाहजहाँपुर के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूल के सारे 11th के बच्चों का आपस में कंपटीशन करवाया जाए, तो उत्कृष्ट के बच्चे, क्रमांक 2 के, गर्ल्स स्कूल के, ज्योति नगर के, कॉन्वेंट के, सहज के, सरस्वती के, तो सारे अलग अलग स्कूल्स हैं और अलग अलग स्कूल के बच्चे जब कंपटीशन करते हैं तो उनको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। और इंट्रा का मतलब कि आप उत्कृष्ट के बच्चे हो तो आपका कंपटीशन आपके स्कूल के बच्चों के साथ हो रहा है, तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन है।
इंटर मतलब किसी दूसरे स्कूल के बच्चे से। तो ठीक ऐसे ही हाइड्रोजन बंध जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। पहले हम बात करते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध हमेशा दो अलग अलग अणुओं के बीच पाया जाता है, और दो अलग अलग अणुओं में से एक तो हाइड्रोजन और दूसरा क्या होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो जब दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है तो वो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि अंतः अणुक में एक ही अणु में हाइड्रोजन और इनमें से कोई परमाणु के बीच में बंध बनाया जाता है। मैं आपको अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के एग्जाम्पल बताऊं, जैसे H2O, HF, ये दोनों इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। समझते हैं अपन, है ना। H2O का बनना देखें अपन, या पहले अपन HF समझते हैं, क्योंकि HF आपके सामने लिखा है। तो हमने अभी देखा कि भैया H और F के बीच में क्या प्रॉब्लम है। जो फ्लोरीन है ना वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को इसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो बेचारा हाइड्रोजन अकेला रह गया। तो ये HF का एक अणु, ये HF का दूसरा अणु, ये HF का तीसरा, ये चौथा, ऐसे अपन लंबी लाइन लगा दो, है ना। ये उत्कृष्ट का बच्चा, ये क्रमांक 2 का, ये गर्ल्स का, ये ज्योतिनगर का, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं। तो एक HF का हाइड्रोजन और दूसरे HF का फ्लोरीन, इनके बीच में एक अतिरिक्त बंध बनता है। इस अतिरिक्त बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। और एक बात याद रखना, जिनमें हाइड्रोजन बंध ऐसा होता है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 11th के बाद आप जब 12th में पढ़ोगे ना कि HF द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि HF में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बंध मतलब कि वो द्रव अवस्था में होगा। H2O कैसे बनता है देखिए, पहले मैं आपको H2O का बनना सिखा दूँ। हाइड्रोजन परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी कर लेता है। ऑक्सीजन परमाणु ऐसे साझेदारी करता है और ये इस तरीके से साझेदारी करते हैं, तो इनके बीच में दो बंध पाए जाते हैं, है ना। तो देखो HOH का एक अणु, HOH, ये क्या है, ये एक एक साझेदारी हो रही है ना इलेक्ट्रॉनों की, तो साझेदारी के कारण ही इस तरह से बंध बनाए जाते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए साझेदारी हो गई, समझ में आ गया। तो साझेदारी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जल का एक अणु, ये जल का दूसरा अणु, जल का तीसरा अणु, जल का चौथा अणु, ऐसे बहुत सारे जल के अणु हैं। और इन जल के अणु में से एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ में एक अतिरिक्त बंध बना रहा है, उस अतिरिक्त बंध को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो H2O तो द्रव अवस्था में होता ही है। तो ये तो हो गई अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की बात। अब बात करते हैं अपन अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध की। अंतः अणुक का मतलब क्या होता है, अंतः अणुक का मतलब ऐसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु के अंदर पाया जाता है। जब एक ही अणु का हाइड्रोजन परमाणु अपने ही अणु में उपस्थित किसी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणु के साथ जब एक्स्ट्रा बंध बनाता है तो वो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोफिनॉल। देखिए फिनॉल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, ये फिनॉल है ना। और फिनॉल में यहाँ पे पाया जाता है नाइट्रो ग्रुप, तो ये होता है नाइट्रोफिनॉल। अब इस नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर देखिए कैसी होती है, ये बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये OH समूह, ये वाला OH इधर आ गया, और ये जो नाइट्रोजन परमाणु होता है ये नाइट्रोजन, और ये ऐसे एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ये कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध, है ना। अब इस एक ही अणु में एक हाइड्रोजन अपने पड़ोसी ऑक्सीजन के साथ में एक बंध बना रहा है, उसको अपन कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। और जब अलग अलग अणुओं के बीच बने तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर हो गया। अब इस हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड दो छोटे क्वेश्चंस और आते हैं। क्या आते हैं प्रश्न, एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि H2O तो द्रव है जबकि H2S गैस। यहाँ पे मैंने सल्फर लिख दिया है लेकिन सल्फर के साथ में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है ना, गलती से लिख दिया था वो। प्रश्न आता है कि H2O तो द्रव है जबकि H2S गैस क्यों, है ना। बहुत सिंपल उत्तर है इसका, H2O द्रव क्यों है, क्योंकि ये देखो ये H2O के अणुओं में कौन सा हाइड्रोजन बंध होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। आपको इसका उत्तर ऐसे देना है कि H2O के अणु में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है इसलिए वो द्रव है, और H2S में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता इसलिए वो गैस है। सिंपल सी चीज़ है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण H2O द्रव और किसी प्रकार के हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण वो गैस।
और आपको ये स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ेगी। एक प्रश्न और आता है कि बर्फ पानी से हल्की क्यों होती है ना? बर्फ पानी से हल्की होती है क्यों? आपने देखा होगा कि हमारे पास में एक गिलास पानी है ना, और इस एक गिलास पानी में यदि हमने बर्फ मिलाई है तो क्या होगा? वो बर्फ के क्रिस्टल यहाँ ऐसे ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। इसका मतलब पानी भारी और बर्फ हल्का होता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है कि देखिए, जनरली पानी जो होता है द्रव अवस्था में इस रूप में रहता है, समझ में आ रहा है? इनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, लेकिन जब हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं पानी को, तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर के कम होने के कारण इसकी ये जो संरचना है ना, रेखीय संरचना, ये टूटकर समचतुष्फलकीय हो जाती है। मतलब ये जो 4 अणु हैं इनमें से एक अणु तो ये रहा, ये देखो ये एक है ना। फिर समझ लीजिए कि एक H2O यहाँ है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बंध होगा। इसके बाद में क्या हो जाता है, एक अणु अन्य 4 से जुड़ा रहता है। एक आप H2O ऐसा बना लो इस तरह से, तो ये देखो एक हाइड्रोजन बंध ये यहाँ बना लेता है ना। एक जल का अणु अपन ऐसे बना लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन बंध ये यहाँ बना लेता है, और एक जल का अणु, मतलब कहीं भी लिख दो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए क्या हो जाता है कि जैसे ही हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, जैसे ही तापमान कम होता है, तो तापमान कम होने के कारण ये जो जल की रेखीय संरचना है ये टूटकर ऐसी समचतुष्फलकीय आकृति बना लेती है। वास्तव में जो समचतुष्फलकीय आकृति होती है ना, वो इस तरह की होती है, इस टाइप की। ये मीथेन की संरचना पढ़ी थी ना हम लोगों ने, ऐसी इस तरह की आकृति बना लेता है। और समचतुष्फलकीय आकृति बनाने के कारण अगर मान लो अपन इस आकृति को पैक कर दें, तो आपको इस आकृति में बीच बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है, ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। इस रिक्त स्थान के कारण ये जो बर्फ होता है, ये रिक्त स्थान के कारण हल्का हो जाता है, और इसका जो घनत्व है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है कि बर्फ पानी से इसलिए हल्की होती है क्योंकि बर्फ की आकृति जो होती है, बर्फ की आकृति समचतुष्फलकीय होती है, और समचतुष्फलकीय होने के कारण जल का एक अणु अपने से अन्य 4 अणुओं के साथ में घिरा हुआ रहता है, और उनकी आकृति इस तरह की होती है कि उनके बीच बीच में काफ़ी सारा गैप यानी कि रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान होने के कारण बर्फ का घनत्व कम हो जाता है, और बर्फ का घनत्व कम हो जाता है इसका मतलब बर्फ पानी से हल्की होती है और वो पानी पर तैरती है। ऐसा भी बोलते हैं कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी पर तैरती है। घनत्व कम क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान क्यों होता है? क्योंकि इसमें इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। तो एकदम क्लियर, हाइड्रोजन बंध और उससे संबंधित ये 2 टॉपिक। इसके बाद में एक और प्रश्न हम पढ़ेंगे, बॉर्न-हेबर चक्र। उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि बॉर्न-हेबर चक्र होता क्या है ना। प्रश्न है हमारा, बॉर्न-हेबर चक्र क्या है? ठीक है, बॉर्न-हेबर चक्र। तो ये जो बॉर्न-हेबर चक्र है ना, ये किसी आयनिक यौगिक के निर्माण को समझाता है कि कोई आयनिक यौगिक किस प्रकार से बनता है। सोडियम क्लोराइड का हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं। आयनिक यौगिक के निर्माण को एक चक्र के माध्यम से समझाया जाता है, और उस चक्र को हम कहते हैं बॉर्न-हेबर चक्र। तो कोई भी आयनिक यौगिक जो होता है वो किन किन से मिलकर बनता है, जिसमें देखिए आप, सोडियम है धातु, और जो क्लोराइड है वो क्या है, अधातु। तो एक धातु परमाणु और एक अधातु परमाणु मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, है ना। और किस प्रकार वो आयनिक यौगिक को बनाते हैं दोनों मिलकर, उसको एक चक्र के रूप में बताया गया है, जिसको हम बॉर्न-हेबर चक्र कहते हैं। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप ये है कि जो सोडियम परमाणु होता है वो है आपका सॉलिड फॉर्म में। सोडियम धातु ठोस अवस्था में होती है, तो ठोस धातु को पहले हमें गैस अवस्था में बदलना होता है। ठोस धातु को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन ऊर्जा, है ना। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, SUB, डेल्टा सब्लिमेशन। डेल्टा का मतलब होता है कि इसमें
वो जो परिवर्तन जो होता है उसका चिन्ह बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ठोस को गैस में परिवर्तित किया। फिर दूसरी बात, क्लोरीन जो होता है वो अणु के रूप में होता है और हमें चाहिए, क्लोरीन वैसे तो गैसीय फॉर्म में रहता है, क्लोरीन को हमें परमाणु में परिवर्तित करना है, ये अणु है और उसको हमें परमाणु में परिवर्तित करना है। तो क्लोरीन के अणु को परमाणु में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आगे 1/2 लगा देते हैं, तो 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अणु परमाणु में बदला। अणु को परमाणु में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम कहते हैं वियोजन ऊर्जा, डिसएसोसिएशन एनर्जी, है ना। तो ये हो गई परमाणु ऊर्जा। फिर अगली बात आती है तीसरी, सोडियम गैस में बदल गया, क्लोरीन गैसीय अवस्था में बदल चुका है। अब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो गैसीय अवस्था के सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा, है ना। इसको कहेंगे हम आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन त्यागने में जो एनर्जी लगती है वो आयनन ऊर्जा। फिर ऐसे ही क्लोरीन का जो आपका परमाणु है गैसीय अवस्था का, उसको एक इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कौन सी ऊर्जा लगती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि इसको हम कहते हैं। याद आया, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को हम EA से प्रदर्शित करते हैं, आयनन ऊर्जा को IE से, वियोजन ऊर्जा को 1/2 D यानी कि डिसएसोसिएशन एनर्जी से। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। पहले सोडियम का धातु था ठोस अवस्था में, उसे हमने गैस में बदला। क्लोरीन का अणु था गैस अवस्था में, उसे हमने परमाणु में बदला। सोडियम धातु को सोडियम आयन में बदला तो आयनन ऊर्जा। क्लोरीन अधातु परमाणु को क्लोरीन आयन में बदला, क्लोराइड आयन में बदला, तो उसको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। अब आखिरी में हम क्या करेंगे कि सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन मिलकर बनाते हैं एक आयनिक यौगिक। तो धन आयन और ऋण आयन के मिलने से जो धात्विक यौगिक बनता है उसमें जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं जालक ऊर्जा, है ना। क्रिस्टल को बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम U अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5, या तो पांचों स्टेप ले लो, इसमें जितनी ऊर्जा लगती है उतनी ही ऊर्जा एक ही बार में NaCl बनाने में लगती है। कैसे, देखिए, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन कैसा लिया था हमने, Cl2 गैसीय अवस्था में, ऐसा लिया था। इसको अपन 1/2 कर देते हैं तो 2 से 2 कट गया, और दोनों ने मिलके क्या बना लिया, NaCl, है ना। ये सॉलिड फॉर्म में बनता है NaCl। और इन सब ऊर्जाओं को जोड़ दोगे तो जो ऊर्जा बनेगी उसको हम कहते हैं संभवन ऊष्मा या संभवन ऊर्जा, यानी ये सारी ऊर्जाएं संभवन ऊष्मा यानी कि डेल्टा HF के बराबर होती है। अब मैंने आपको ये जो पूरी बातें समझाई है इसको अपन एक चक्र के रूप में कैसे लिखे, है ना। बॉर्न-हेबर चक्र का हम लोग डायग्राम लिखेंगे, है ना। तो चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले हमने सोडियम किस रूप में लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया, है ना। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर हमने 1/2 Cl2 लिया गैसीय अवस्था में, हाँ इसमें अवस्था लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लिया। और फिर इनकी मदद से क्या बन गया, NaCl, जो कि सॉलिड फॉर्म में था, है ना। और इसमें जो हमको एनर्जी की आवश्यकता लगी उसको हमने क्या नाम दिया, डेल्टा HF, संभवन ऊष्मा या संभवन ऊर्जा। ये जो ऊर्जा देखिए, ऊर्ध्वापातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, जालक ऊर्जा, इन सब का योग जो होता है वो इस ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब या तो एक बार में आप बना लो या उसको स्टेप बाय स्टेप बनाओ। अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम सॉलिड को हमने काय में कन्वर्ट किया, सोडियम गैसीय अवस्था में, है ना। फिर सोडियम गैस को हमने काय में कन्वर्ट किया, सोडियम गैसीय आयन में। इतना क्लियर है। इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। सोडियम ठोस को सोडियम गैस में बदलने में कौन सी ऊर्जा लगी थी, सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब कि डेल्टा SUB, ऊर्ध्वापातन ऊर्जा। सोडियम गैस को सोडियम धन आयन में बदलने में कौन सी ऊर्जा लगी थी,
आयनन ऊर्जा लगी थी Ie जिसको हम कहते हैं। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के अणु से, गैसीय अणु से क्लोरीन का हमने परमाणु बना दिया है ना, और फिर क्लोरीन के गैसीय परमाणु से हमने क्लोराइड आयन बना दिया गैस अवस्था वाले। ठीक है, इसको भी बॉक्स में हमने बंद कर लिया। अब क्लोरीन का जो गैसीय परमाणु से, अणु से जब परमाणु बना तो 1/2 वियोजन ऊर्जा, डिसएसोसिएशन एनर्जी। फिर क्लोरीन के गैसीय परमाणु से क्लोराइड आयन बनाया तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा की आवश्यकता हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होगा, अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, यहाँ ध्यान से देखिए, अंत में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों की क्रिया से सोडियम क्लोराइड बना। तो इन दोनों को ऐसे मिला दो, इसको ऐसे करो और ये चला जाएगा ऐसे, है ना। तो ये कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ी हमें, जालक ऊर्जा, जिसको हम यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा बोर्न-हेबर चक्र। आखिरी में हमको एक बात ये बतानी है कि इन सभी ऊर्जाओं का जो योग होता है वो संभवन ऊष्मा के योग के बराबर होता है। हम आखिरी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको लिख के बता दूं कि इन दोनों को जोड़कर ये बन गया। अंत में हम ये भी लिख सकते हैं, संभवन ऊष्मा का चिन्ह क्या है, डेल्टा HF बराबर, ये डेल्टा HF किस किस का योग है, पहले क्या लिया हमने, डेल्टा SUB यानी कि ऊर्ध्वापातन ऊर्जा, फिर हमने लिया 1/2 वियोजन ऊर्जा, फिर हमने लिया आयनन ऊर्जा, और फिर हमने लिया इलेक्ट्रॉन बंधुता, और अंत में जालक ऊर्जा। इन सब ऊर्जाओं का योग संभवन ऊष्मा के बराबर होता है। आप चाहें तो उसको शब्दों में भी लिख दें, संभवन ऊष्मा बराबर ऊर्ध्वापातन ऊर्जा, 1/2 वियोजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा। तो ये जो बोर्न-हेबर चक्र है वो क्या बताता है कि कैसे हम आयनिक यौगिक का निर्माण एक धातु परमाणु और एक अधातु परमाणु द्वारा करते हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से कॉपी में तैयार करके लिखना है।